जय माता दी। अर्जुन स्टूडियो में मैं शिवांग सत्यगुप्ता। बात करनी है आज के सीजेपी के प्रोटेस्ट की। कॉकरोच जिस तरीके से उन्होंने आज पार्लियामेंट की तरफ प्रोटेस्ट करते हुए पहुंचने की कोशिश की, उसके बाद सोनम वांगचुक जी का जो अनशन कंटिन्यू किया गया एज़ पर लेटेस्ट रिपोर्ट, और दीप के कह रहा है कि मेरी सेहत पे फ़र्क आ गया है, उनको कुछ अनइजीनेस हो रही है। और तीसरी बात, जंतर मंतर पे अब कोई एट प्रेजेंट स्टेज नहीं है जिसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट की ऐसी कार्रवाई चल रही है। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें आम जनता को पता होनी चाहिए वो ये कि पहले तो सीजीपी जो पार्टी बनी ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली बनाई गई है, बीजेपी और सीजेपी, क्योंकि बड़े सालों से कोशिश की जा रही थी किसी तरीके से जो भारत के अंदर, चाहे ये सरकार किसी भी गवर्नमेंट की होती, मैं इसको इसी तरीके से देखने की कोशिश करता, क्योंकि अनुभव बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्लैरिटी इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो लोग मुझे सुनते हैं उनके साथ शेयर करना ज़रूरी है कि आप ध्यान से वॉच आउट करें, अपनी आंखों से और अपने कानों से अपनी विजडम को लगा के देखें कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के लिए। क्योंकि आज की जो भारत की सरकार है, जो 2024 में चुन के आई, जो 2014 में चुनी गई, फिर 2019 में भी जब ये चुन के सरकार आई, 19 में जब ये सरकार चुन के आई, इस सरकार के पास मेजॉरिटी थी फैसले लेने की। क्योंकि इसके पहले जितनी भी सरकारें आई वो मिली जुली सरकारें थी, जो किसी भी फैसले पे जाने से पहले उनको सबको साथ लेके चलना पड़ता था, क्योंकि रिज़ाइन हो जाता था। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत के अंदर फ़िरका परस्ती भी बढ़ी, भारत के अंदर जो नेशनल हमारे गोल्स हैं वो कहीं दूर रह गए, हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो अंदर होना चाहिए था वो फ़र्क आ गया। हमारा भारत, कहने को तो भारत अपनी अंदरूनी काम कर रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली ज़्यादातर फैसले जो थे वो लिए जा रहे थे इकोनॉमिक ग्लोबल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, कि ग्लोब के इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, और बदले में ग्लोब एक जिसको हम बोलते हैं ना कि फेस ऑफ करने के लिए, कि चेहरा बचाने के लिए कुछ बेनिफिट दे देता था। सिवाय इसके एक, जब मनमोहन सिंह जी ने न्यूक्लियर डील की, उसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी सभ्यता को नीचे किया गया। राम मंदिर और भगवान राम के ऊपर एक किस्म का षड्यंत्र चला। फिर हिंदू टेररिज्म की बात की गई। अभी रिसेंटली सेक्रेटरी रैंक के ही ऑफिसर ने, जो कि होम में काम कर रहे थे, एक्सपोज किया कि जो मंत्रालय था होम का, जो हमारे पाटिल साहब थे जो ड्रेसेज चेंज करते रहते थे, वो इन्वॉल्व थे कि किसी तरीके से इसको केस को बनाओ। दुख हो रहा है सुन के ये चीज़ें, लेकिन मुझे ये बताना है कि अब भारत की जनता जो है ना वो इन्फॉर्म्ड है। उसको बड़ा जोर लगाया जा रहा है प्रवोक करने का, कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे, लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि प्रोवोकेशन नहीं हो रही है। तो साथ साथ में इसका सच लाना ज़रूरी है कि दीप के, अगर मैं नीट की बात करूं तो मुझे लगता है नीट पे अच्छा खासा काम किया हुआ है मैंने। कारण ये है कि बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल चलाते हैं, और सबसे पहले, अगर मैं किसी का क्रेडिट नहीं बोलूँगा, मैंने सबसे पहले सोचा 94-95 में जब आकाश ने कोशिश की जम्मू के अंदर आके कि मैं यहाँ पे फ्रेंचाइज बनाऊँ, फिर उसके बाद अर्ली 2000 में फ्रेंचाइज बांटी गई। फिर इन कोचिंग सेंटरों के टीचरों ने मिड सेशन में अपने कोचिंग सेंटर बंद करके कंसेप्ट कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया। फिर अभी जम्मू के अंदर ही अगर आप ट्रेंड करें, देखें ध्यान से, कि एक कोचिंग सेंटर बनता है, उसी के टीचर वहाँ से निकलते हैं, बच्चों को साथ लेते हैं, कुछ पेरेंट्स भी साथ में चले जाते हैं, और फिर वहाँ से एक नया कोचिंग सेंटर बन जाता है। फिर रातों रात बच्चों को नए नाम आ जाते हैं। ये सारा मोटिव क्या है? अब टू दी एक्सटेंड की कुछ कोचिंग सेंटरों में तो BMW लगा के बताया जा रहा था कि हम देखो, हम लोगों ने आपसे पैसे लेके, हमें कोई दुख थोड़ी, हम खुश होते हैं कि ग्रोथ करनी चाहिए। बट एजुकेशन का जो मॉडल सबसे ज़्यादा देश को नुकसान दिया वो था कोचिंग सेंटर के द्वारा बच्चों को तैयार कराना, कोचिंग सेंटरों के द्वारा, ट्यूशन सेंटरों के द्वारा बच्चों के गैप की बात करना, जबकि गैप तो था ही नहीं। गैप तो जबरदस्ती क्रिएट किया गया। क्यों क्रिएट किया गया? क्योंकि कुछ लोगों को मंशा थी कि हमारे बच्चों को सीट मिल जाए, तो एंट्रेंस एग्जाम लाया गया। ये अर्ली 80s की बात है। स्टेटों में
किस तरीके से एडमिशन होती थी, किस तरीके से हमें इंजीनियर चाहिए थे, मेरिट पे नॉमिनेशंस थी, और फिर एयर वाइज भी नॉमिनेशन का प्रोसेस था। हिस्ट्री में जाके मैं पूरी बुक इस पे अब लिख रहा हूं, लेकिन फिलहाल के लिए नीट का ये प्रोटेस्ट ही नहीं हो। जो 20 बच्चे जान दे बैठे अपनी, उससे ज्यादा बच्चों ने जान दी है इस प्रोसेस की तैयारी के बीच में, जब उनको कम्प्लेक्स डाला गया कि तुम तैयार नहीं हो सकते हो और तुम निकलो घर से, तैयार करो। जब एक पेरेंट्स को ये मोटिवेशन हो जाती है कि शायद पैसे देने से मेरा बच्चा तैयार हो जाएगा, वो बोरिया बिस्तर उठाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई कोटा जाता है, कोई कहीं जाता है, फिर जोर लगाता है अपने बच्चे को, क्योंकि उसको सुनाया जाता था पहले पोस्टों के द्वारा, अब यूट्यूबों के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, कि बस यही दुनिया का अंतर। हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर भी कोई एक रैंक आ जाता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बारे में अगर वांगचुक बोलता ना, मैं दुखी नहीं होता, लेकिन चूंकि मैं बड़े करीब से जानता हूं इन लोगों की वर्किंग को, मैंने इनके साथ काम नहीं किया, बट इनकी पेन, इनकी श्रूडनेस को देखा है। और आज भारत के अंदर, जब भारत हमारा इतना बड़ी अचीवमेंट्स कर रहा है, पहली अचीवमेंट बताओ, प्राइवेट सैटेलाइट कैसे जा रहा है आज हमारा, जो आज की यूथ की बात करें, स्टार्टअप इकोसिस्टम में किस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है। इतना ग्लोबल संकट आया रिसेशन का, कैसे हम अपने आप को बचा पा रहे हैं। फिर अमेरिकन इन्फ्लुएंस के द्वारा एक एनवायरनमेंट को लेके साजिश चली गई कि एनवायरनमेंट जी खराब हो रहा है, भारत में ऐसा कर दो, भारत में ऐसा कर दो। एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट आ जाते हैं, लद्दाख पहुंच जाते हैं, 70s में ही पहुंच जाते हैं। सिमिलर नेम है, रेबेका R2, one came in early 80s, late 70s, and later one came in the early 90s, एंड दोनों के दोनों कनेक्ट करते हैं सोनम वांगचुक जी के साथ, और रातों रात सोनम वांगचुक जी को प्लान किया। जैसे इन्होंने जम्मू कश्मीर में जब टेररिज्म आया तो उसको मिलिटेंट कहा, जम्मू की मेन अखबारों ने मिलिटेंट लिखा है, जबकि खालिस्तान का जब टेररिज्म आया तो उसके ओनर्स नहीं थे, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी और 80 में दिमाग में आई, तो उसको टेररिस्ट आता था नाम अखबारों में लिख के। लेकिन जब वही टेररिस्ट AK-47 लेके घुसे जम्मू कश्मीर में, उनको बोला गया मिलिटेंट। सोचो 30 साल पहले से ये षड्यंत्र चला आ रहा है, अब जाके हम लोग लड़ लड़ के थक गए कि भैया टेररिस्ट है, ये भुगते हैं हम लोगों ने। कहां कनेक्ट होता है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के साथ, क्योंकि लोगों को जागना पड़ेगा कि हम लोगों को किस तरीके की प्रोवोकेशन है। तभी मैंने पिछले अपने लाइव प्रोग्राम में कहा था, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की थी इनके चक्रों में मत आओ, क्योंकि अगर ये एजुकेशन को लेकर सिंसियर होते तो ये प्रोसेस की बात करते, ये इंप्रूवमेंट की बात करते। NEP 2020 में आया, 6 साल में वांगचुक जी का एक स्टेटमेंट बता दो NEP के ऊपर आया हो, 20, 21, 22 में बता दो, जब तक कि उन्होंने 6 शेड्यूल का प्रोटेस्ट शुरू नहीं किया जिसमें उनको लाइमलाइट में आना था। पैदल चल पड़े उधर से लेके जी हम जाएंगे सेंट्रल दिल्ली तक। क्या अचीव करना था आपने? लद्दाख को यूटी चाहिए थी, उनको मिली, अब यूटी को स्टैब्लिश होने देते। अब लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट्स को खेल कौंसलें मिल गई, डेमोक्रेसी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे जा रही है, खुद डिसाइड करेंगे लोग क्या करना है, कैसे करना है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि लद्दाख में और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज थे, जिसके बारे में सोनम जी बोल के राजी नहीं है, क्योंकि खुद मंत्री के बेटे थे, फॉरेनर्स के साथ रिलेशनशिप में थे, और आज वहां बैठ के कह रहे हैं जी मैं अनशन कर रहा हूं। तो बड़ी अच्छी बात मेरे नोटिस में आई, अगर वो खाली पानी पे थे तो उनके पैरामीटर्स नॉर्मल इंसान की तरह कैसे आ रहे हैं। जिस इंसान ने 20 दिन खाना ही नहीं खाया हो और सिर्फ सिंपल पानी पी रहे हो, तो उनका तो पैरामीटर हिल जाना चाहिए बॉडी का। लेकिन अगर उनके पैरामीटर सारे बराबर आ रहे हैं तो सोचने की बात है वो पानी कोई स्पेशली जिसको साल्ट्स के साथ भरा हुआ पानी था, तो फिर लोगों को सच बोलना चाहिए। मेरी बच्चा सिंबॉलिक है प्रोटेस्ट करने की, बट अचीव क्या करना है, अचीव क्या करना चाहते हो। प्रॉब्लम है प्रोसेसेस को सुधारने में। नीट एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, जितने भी ये प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम बनाए गए, CUT का एग्जाम बनाया गया, ये सारी सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और माइंडसेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्लानिंग में बैठा हुआ है, जिनमें एजुकेशनल सेंस कम है, एडमिनिस्ट्रेशन सेंस ज्यादा है। और फिर अपने हिसाब से जो लोग कुर्सी पे बैठे होते हैं उनको लगता है हम ठीक कर रहे हैं, पिछला जो करके क्या उसके लेफ्ट राइट ही करना है। आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, जिसके लिए आप तैयार हो जाओ। और मुझे उम्मीद है इस सरकार से कि डेफिनेटली सोचेगी। लेकिन जिस तरीके से आज पार्लियामेंट की तरफ भारत का यूथ दौड़ रहा है,
ये बड़ा गलत था। और जिस तरीके से सरकार ने नड्डा जी की ड्यूटी लगाई, मैं भी इस पे ये कहूँगा कि सीजेपी को आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी पहले रजिस्टर होने दो, फिर उनकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को देखो। फिलहाल वो एक बच्चों को नेगेटिव साइड लेके जा रहे हैं। भारत का युवा जो है ये विवेकानंद को मानने वाला युवा है, इसको आप काकरोच बोल के काकरोच मेंटेलिटी मत दे दो। और वो जो 3-4 लोग खड़े हैं वहां पे बैठे हैं, इनके पीछे ढूंढने की कोशिश करनी है। और अगर कोई चीजें एजेंसीज को पता लग रही है वो पब्लिक डोमेन में लाओ। सामने दिख रहा है कि समथिंग इज ब्रूइंग। ऐसे रातों रात नहीं हो जाता सिस्टम तैयार, लेकिन सरकार ने अच्छी एक्शन ली। इस पे डिसिप्लिन एक्शन ही होना चाहिए था। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाना है। और अभी मैं चाहूंगा कि मेरे एडिटर वो 2-3 वीडियो चलाए, लोगों को दिखे कि वहां पे ये नीट के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे थे, ये तो अपना पर्सनल एजेंडा चला रहे हैं। किसी घर में आग लग गई, ये लोग आग सेक रहे हैं। जिनके बच्चों को नुकसान हुआ उनका कारण था उनके मोटिवेशन दिया जाना कि दुनिया की आखिरी चीज बस डॉक्टर बनना ही रह गया, सब लोग बन जाओ डॉक्टर। और इसी वजह से स्कैमिंग भी होती है, इसी वजह से मैनिपुलेशन भी होती है, इसी वजह से कोई पेरेंट बाहर निकलता है अपने बच्चे को एडजस्ट कराने के लिए। और गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, या चाहे एनसी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या बीजेपी की सरकार हो, या मिलीजुली सरकार हो, अच्छी गवर्नेंस करना। पर उसको इस तरीके से भारत के अगेंस्ट यूज करना, पार्लियामेंट की तरफ चलेंगे और एक प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश करनी विदाउट एनी रीजन, बिकॉज कई लोगों के मन में जुनून है, ये ठीक नहीं था। तो वो जो तीनों वीडियोस हैं एडिटर साहब आप जरा चलाएं, फिर मैं उसको कंटिन्यू करूं। तैयारी सब लोग कर लो, हम देखना चाहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, उठो और निकलो अपने घरों से, और इनके घरों में भी अपने हक की लड़ाई लड़ो, यही मौका है। फिर दूसरा जो है वो उसका वीडियो में म्यूजिक था, हमने वो चला नहीं सकते। ये जो बोल रहा है कुछ और ही लैंग्वेज है। फिर मोदी हटाओ देश बचाओ, सोनम जी का यूथ पावर के बारे में बोल रहा है। मतलब इन वीडियोस में आप यूट्यूब पे जाके देखें इन वीडियोस को। एडिटर साहब इसको बस कर देते हैं। आप मुझे बताओ, इन वीडियोस में मोदी हटाओ यूथ देश बचाओ, बात आप कह रहे हैं नीट में गलत हो गया, चल रहे हैं आप मोदी जी को हटाने। तो भारत के बच्चों को मैं अपील करूंगा कि आप अपने अपने पेरेंट्स को प्यार करो और आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करो थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है कि मेरी प्रॉब्लम जो मैं कह रहा हूं वही सिंपल है। अगर 25 लाख बच्चा पेपर देने के लिए हमने मोटिवेट कर दिया और फॉर्म भरा दिया उसका 22-23 लाख, और 2,80,000 ने तो फॉर्म के बाद पेपर ही नहीं दिया। इतना मतलब कि उन 2,80,000 बच्चों में से अगर 1 लाख ने भी कोचिंग ट्यूशन पढ़ी है, उनकी वो नॉलेज किस काम की? किन्होंने मोटिवेट किया उनको, किन्होंने प्रवोक किया उनको? वो देश के हित में थोड़ी काम कर रहे हैं, वो देश को एज ए कलेक्टिव यूनिट देख ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आज जो सरकार है वो गिर जाए, कल हमारी सरकार आ जाए, फिर हम वही रास्ते पे दोबारा चल पड़े। अगर व्यवस्था को ठीक करना है तो कोई भी सरकार हो, व्यवस्था ठीक करने की कोशिश की जाए, फिर सरकार उसी के आगे पीछे चलेगी। व्यवस्था में अधिकारी है, व्यवस्था में एग्जीक्यूटिव है, व्यवस्था में हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, व्यवस्था में हमारे सेक्रेटरीज है, जो ना तबादला होता है ना वो इलेक्ट होते हैं, खाली उनको मैनेज करना होता है कि कौन पावर में आ रहा है, उसके साथ आइडियोलॉजी पकड़ लो। अगर रिजर्वेशन दे के पावर मिलती है रिजर्वेशन दे दो, अगर यूजीसी करके पावर मिलती है यूजीसी दे दो। ये देश हित में थोड़ी है। सच एब्सोल्यूट होता है, सच खरा होता है, साफ सुथरा होता है, क्लियर होता है। और अफसोस की बात यह है कि जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई और कुछ मीडिया हाउसेस भी उसको ना बुला रहे थे, मैं हैरान हो गया। इंडिया टीवी जैसे मीडिया हाउसेस भी कह रहे थे कि भाई ये बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, उनका रिपोर्टिंग में ना एक प्रोवोकेशन दिख रही थी। अच्छा नहीं लगा देख के। देश है हमारा, ये कोई फॉरेन कंट्री नहीं है जहां आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि जो सड़कों पे लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ, वो अपने ही देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अंडर प्रोवोकेशन, और जो अपने ही लोग हैं उनके ऊपर कैरेंस की कोशिश कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी सोचा कि मैं भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लूँ। वो पहुंच गए जी, स्टेट कैसे मिलेगी, स्टेट में हमें जम्मू कश्मीर स्टेट चाहिए। पहले बात करो कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट जब आपके पास थी, उस स्टेट के अंदर डोडा बदरवा किश्तवाड़ में जब वहां गोलाबारी हुई, वहां पे इनोसेंट लोगों को मारा गया,
उनको माइग्रेंट स्टेटस, उनको ये सारी चीजें बेनिफिट किसने देना था? सारी ठेकेदारी सेंटर की सरकार की है, ऐसा नहीं है। आपकी सरकारें थी, आपकी सरकारों का फेलियर हुआ, तब जाके सेंटर को यहाँ यूटी बनानी पड़ी, क्योंकि आपके सपने में सिर्फ श्रीनगर की वैली आती है और कुछ नहीं आता। जम्मू को आपको कोई, आज भी हमारे जम्मू के बच्चे, एक हमारा प्लेयर जो है वो भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, युवा राज्य सभा की हड़ताल चल रही है, पुल पे बैठे हुए हरि सिंह जी की मूर्ति के सामने। तो जम्मू का स्टेक भी तो है। और अगर सेंट्रल सरकार देख रही है तो सवाल पूछे, भाई सीएम साहब, बेशक आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने हो, कुछ लोग यहां से आपके साथ चल पड़े, लेकिन सारा जम्मू तो ऐसा नहीं सोच रहा ना। जम्मू बहुत बड़ा है, जम्मू बेस है, जम्मू कश्मीर यूटी लद्दाख का। यहां से जम्मू जड़े हैं, फूल पत्ते हैं इसके लद्दाख और हमारे जम्मू, लेकिन जड़ बन गया। और लद्दाख तो एक सिंबॉलिकली भारत का एक, जिसको बोलते हैं ना, बेस है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर जहां भगवान शिव इज द ओरिजिन ऑफ भारत सिविलाइजेशन, भगवान शिव ही तो है भारत की सिविलाइजेशन के उद्गम स्थान, जहां से जिसकी ट्रिब्यूटरी से गंगा बनती है। और वहां वो कहां पे आज हिमावत किसको बोलते थे हम संस्कृत में? तो भारत की सिविलाइजेशन का टाइम आया और ये छोटी मोटी जो चीजें चल रही है, दुख है उन बच्चों का जिनकी शहादत हुई। लेकिन अगर आज कोई कैजुअलिटी हो जाती, मैं तारीफ करूंगा आज भारत की सेंट्रल फोर्सेस की, जिन्होंने प्रोटेस्ट को मैनेज भी किया और कैजुअलिटी भी कोशिश की नहीं हो। डर लग रहा था दोपहर को, लेकिन जिन लोगों ने इसको प्रवोक किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार को, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, उनको ढूंढा जाए और जो धाराएं भारतीय न्याय संहिता के अंदर लगती है वो लगा के एक्सपोज किया जाए। क्योंकि हर चीज जो है ना वो इलेक्शन नहीं है, हर चीज इलेक्शन नहीं है। और जिस तरीके से आज प्रोवोकेशन की गई, मुखौटा पहना गया कि नीट पेपरों की वजह से हम बैठे हैं, स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, स्टूडेंट के साथ गलत जिस तरीके का आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा चीजें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और वो ग्रेजुअली यही सरकारें करेंगी, पर वो सड़कों में इस तरीके से नहीं होंगी। पहले रियलाइज करना है कि कोचिंग सेंटर ने पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम को स्टॉल कर दिया है। नहीं होता है ये सिस्टम जब तक चलेगा भारत का एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधर सकता, क्योंकि ये लोग पैसे वाले भी है, मैनिपुलेटिव भी, और रिजल्ट तो नहीं के थ्रू आ रहा है। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम को रीशेड्यूल करना पड़ेगा। आपको एडमिशन प्रोसेसेस में किस महानुभाव ने सीयूटी बनाया? किन प्रोफेशनल्स ने ये सोचा एनटीए डिजाइन कर लो? एनटीए को अलग करने की कोशिश अगर की तो उसको फिर एनजीओ क्यों बनाया? सारी इन सरकारों ने जवाब थोड़ी देना है, क्योंकि पिछली सरकारों की कंटिन्यूएशन से काम चलता आ रहा है। और एनईपी के आने के बाद उसके अकॉर्डिंगली ही एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया जाए, क्योंकि बड़े सियाने आदमी ने, इसरो के साइंटिस्ट हैं वो जिन्होंने बनाया, लेकिन उनकी रिकमेंडेशनें कहीं हवा में उड़ रही है, क्योंकि हर चीज में पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, हर चीज में आंदोलन की बात करना शुरू कर देते हैं। काम कब करेंगे लोग? तो मेरी रिक्वेस्ट है एजुकेशन, क्योंकि मेरा पर्सनल एक सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई भी आदमी सामने बैठे, कैमरे में बैठ के मैं चैलेंज करता हूं, सोनम वांगचुक जी जब आप ठीक होते हो, आई चैलेंज यू, आप आ जाइए, मुझे प्रोसेस बताइए कैसे आप बनाएंगे। कुछ वीडियोस डाले जाते हैं जो ये प्रवोक करते हैं बच्चों को कि आईटीआई मत करो, पॉलिटेक्निक मत करो, कोई फायदा नहीं इसका। भारत को इंडस्ट्री चाहिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की मत करो। और हम लोग यहां पे बैठ के खाली जर्नलिज्म थोड़ी खेलेंगे, हम ग्राउंड पे आके भी काम करने को तैयार है, लेकिन वेट कर रहे हैं, क्योंकि भारत हमारा देश है। हमने उसी तरह बात करनी है जिस तरह राम और लक्ष्मण सलाह करते थे आपस में, सारी कम्युनिटीज में बैठ के हमने उसी तरह बात करनी है जिस तरह 5 पांडु करते थे। हमने कौरवों की तरह डिस्कशन नहीं करनी है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। तो जिस तरीके से आज सुनने में आया कि बाद में बोला गया, नहीं जी सीजेपी ने रिक्वेस्ट की थी थ्रू पुलिस कि हम बात करना चाहते हैं, और नड्डा साहब ने बाद में कहा नहीं जी हमने नहीं, उन्होंने अप्रोच किया था। ये जो मिसमैच है ना, इसको क्लियर करे। सारे बच्चे भारत के, सौरभ भी जम्मू की इंडिया का भारत का बच्चा है, दीपके भी भारत का बच्चा है। अगर ये प्रवोक्ड है और जो लोग पैसे लेके प्रवोक्ड है, वो भी समझना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक जी एकदम साइलेंटली आके एक लाइमलाइट में आ जाते हैं और लाखों लोगों को वो एकदम हीरो बन जाते हैं। और जो ये सरकारें बनने देती है ना, ये मिस एडवेंचर करती है ना हमारी कुछ एजेंसीज बैठी हुई कि चलो जी इसी से काम आएगा। सर सच में चलने से ही सोल्यूशन निकलता है।
जिनकी रगों में ड्युअलिटी है ना, उनमें नहीं आती सिंगुलैरिटी। क्योंकि अगर ये लद्दाख आज सुनने में आ रहा है कि लद्दाख में इनको सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे, करगिल की कुछ यूनियन आई है बात करने के लिए, मैं तो पहले ये बोलूंगा यूनियन एक बनाओ। एक यूनियन थी आल लद्दाखी स्टूडेंट यूनियन, अलसच बोलते थे हम उसको, उसमें भी 4-4 बन गई और हर यूनियन अपने हिसाब से बात करती है। फिर जब यूनियनिटी आपकी यूनियन ही नहीं है तो आपकी यूनियन तो अपने हिसाब से बनी हुई है ना, कि मेरे माइंडसेट से चलेगा तो यूनियन है। देश कॉमन माइंडसेट से चलने के लिए होता है, कॉमन इंटरेस्ट के लिए होता है, कॉमन गुड के लिए होता है। मेरे पर्सनल इंटरेस्टों के लिए मैं पॉलिसी नहीं बनाऊंगा। तो देश का इंटरेस्ट है कि इन कोचिंग सेंटरों का इमरजेंस, ओवर इम्फेसाइसिस ऑन कॉम्पिटिटिव के ऊपर, जो ये एंट्रेंस खेलते रहना कि हर चीज के लिए एंट्रेंस, क्योंकि एंट्रेंस करने से विंडो छोटी होती है, मैनिपुलेट करना भी आसान हो जाता है। आप इसको खोल दो पूरे को, माइक्रो असेसमेंट एनालिसिस की तरफ चलो, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन रखो। कैसे नहीं होता काम? किसने कहा नहीं होता है काम? आपको नहीं आता करने का, मुझे बोलो, मैं करके दे देता हूं आपको। पावर नहीं है हमारे पास, छोटा सा सिस्टम है, कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जी हम रटाते रहते हो। मेमोरी क्या होती है फिर? If you don't have memory, what do you do in the learning of things? Understanding gets involved later on. First thing is getting memorized, and then you understood what you have memorized. Then you understand what you have memorized. पहले आप first you memorize a thing, then you understand a thing, then things are understood, and later on they are implemented. बड़ा simple process है। पहले आप चीज को याद रखते हैं, फिर वो चीजें आप याद रख के बार बार सोचते हैं उनके बारे में। जब बार बार सोचते हैं तो आपके मन में उनके प्रति अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। भगवान जी नहीं चाहते थे, ऊपर वाला नहीं चाहता था कि एक इंसान दूसरे को समझा सके, तो उन्होंने कहा सुन ले, याद रखना, समझना खुद। अगर तुझे मैंने समझने की ताकत दूसरे के हाथ में दे दी तो तू तो सबका गुलाम बन जाएगा, क्योंकि जो किसी को समझा सकेगा वो सबसे ताकतवर आदमी हो गया। तो इसलिए आज जो लोग आपको समझा रहे हैं ना, वो सुना रहे हैं और प्रवोक कर रहे हैं। समझ तो आपको तब आएगी जब आप उसके बारे में सोचोगे। तो आज भी जो सरकार है वो पॉलिटिकली इलेक्टेड सरकार आई है, भारत के इंटरेस्ट में काम कर रही है, एनईपी लाई है। आपका काम है जो गैप्स हो रहे हैं उनको हाईलाइट करो, बट इस तरीके से बच्चों को प्रवोक करके सड़कों पे लाना जुर्म है बच्चों के खिलाफ। और इस तरीके से प्रोवोकेटिव बातें करना एजुकेशन की और मांगना इस्तीफा, ये ठीक नहीं है। तो भगवान करे जम्मू कश्मीर भारत के बच्चे समझे और इन प्रोवोकेशनों से बचे। और आसवाल स्टेट का मेरा क्लियर कट स्टैंड है, और मैं बार बार बोलता रहूंगा उमर अब्दुल्ला साहब को, पहले आप क्लियर करें कि अगर आप स्टेट मांग रहे हैं तो जम्मू के इंटरेस्ट का क्या, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।